हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास। हम लोग 12th क्लास के रेगुलरली लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी के साथ में हमने स्टार्ट किया आज 11th क्लास। 11th क्लास में हम बात करें कि 11th क्लास का सिलेबस भी चेंज हुआ है। यदि हम आरबीएसई की बात कर रहे हैं तो जो सीबीएसई में एनसीईआरटी की बुक्स चलती थी वही बुक्स है वो आरबीएसई में लागू कर दी गई है। ये 5 साल पहले भी ऐसे ही था कि एनसीईआरटी की बुक्स ही चलती थी 11th क्लास में। 5 साल से बीच में चेंज हो गई थी, जो इस साल है वो वापस चेंज कर दी गई है। अब हम बात करें कि सबसे पहले हमें ध्यान में होना चाहिए कि हम साइंस स्ट्रीम में आ रहे हैं, तो साइंस क्या है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें साइंस है, साइंस मैथ लेना चाहते हैं, साइंस बायो लेना चाहते हैं। उसी के साथ में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स है, वो मैथ्स वाले हो चाहे बायोलॉजी वाले हो, दोनों को साथ में पढ़नी पड़ेगी। और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको 12th क्लास में जब एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो जाए तो उस टाइम आप अपनी मन मर्जी से सब्जेक्ट है वो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस साल आपके पास ऑप्शन नहीं है। इस साल तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है वो पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स है वो प्रोवाइड करवाऊंगी यहाँ पे, सारे के सारे जो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो उसमें मैं सीबीएसई के क्वेश्चन भी बताते हुए चलूंगी और आरबीएसई के क्वेश्चन भी मैं आपको साथ साथ में बताते हुए चलूंगी। सारे के सारे जो नोट्स रहेंगे मेरा एक पैटर्न समझा रही हूँ आपको, जिस पैटर्न के थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो पैटर्न ये रहेगा कि मैं आपको लेक्चर्स जो यहाँ पे समझाऊंगी बोर्ड पे, तो वो सारे मेरी फ्लो चार्ट और डायग्रामेटिक बेस होंगे। फ्लो चार्ट से आपको इजीली याद रहेगा हर चीज़, आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी के साथ में डायग्रामेटिकली जो भी मोस्टली जैसे मेरी भी बात करूँ कि मैंने बायोलॉजी क्यों ली थी, क्योंकि मेरी पेंटिंग अच्छी थी। जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग होती है कईयों की हॉबी होती है, तो इसी चलते मेरे को भी घर वालों ने यही सजेस्ट किया कि तेरी ड्राइंग अच्छी है तो बायो ले ले। ठीक है, होम साइंस नहीं सजेस्ट करके बायोलॉजी सजेस्ट किया था मेरे को। तो इसी टाइप से आपको यदि डायग्राम आपके बहुत अच्छे हैं, डायग्राम आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और वो बच्चे भी ना डरें जो डायग्राम नहीं बनाना जानते, डायग्राम उनसे नहीं बनता, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको इजी से इजी वे जो रहेगा डायग्राम बनाने का वो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवाऊंगी, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से डायग्राम बना के उस चीज़ को समझ सकें। क्योंकि होता क्या है जनरली कि आप थ्योरी लिखते जा रहे हैं, थ्योरी में लिखते लिखते एक लाइन स्किप हुई तो आगे का पूरा पैराग्राफ है वो स्किप हो जाता है। लेकिन आप लोगों को यदि डायग्राम बहुत अच्छे से ध्यान में है तो डायग्राम में आपको ध्यान में रहेगा भाई ये यहाँ पे ये चीज़ बनाई थी, ये यहाँ पे बनाई थी, ये यहाँ पे बनाई थी। तो आप लोग क्या थ्योरी में एज इट इज वही बात उतारेंगे तो आपके कोई भी गलती नहीं निकालेगा। तो आपको डायग्राम में वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इसीलिए मैं आज आपसे जो 11th क्लास डिस्कस करने वाली हूँ, उससे पहले मैं डिस्कस करूँगी कि साइंस क्या होती है। अब हम साइंस की जो बात करें तो साइंस यहाँ पे साइंस जिसको विज्ञान कहा जाता है। और एक बात और क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे कि यदि आपको बोर्ड देख के लगे कि भाई हम इंग्लिश मीडियम में बात करने वाले हैं, नहीं, हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम्स की बात करने वाले हैं। और इसी में क्या रहेगा कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को आज नहीं तो कल और कल नहीं तो कॉलेज में जाने के बाद में आपको इंग्लिश मीडियम से रूबरू होना ही पड़ेगा कि भाई हर टर्म्स है वो इंग्लिश में आ रही है। और यदि आप लोगों ने 10th क्लास तक भी सारी टर्म्स, जैसे कोशिका को सेल कहा जाता है, ठीक है, और अमाशय को स्टमक कहा जाता है, हृदय को हार्ट कहा जाता है, तो इस टाइप से आप लोग यदि इंग्लिश टर्म्स है वो साथ में लेते हुए चलें तो आपके लिए बहुत ही फायदा रहेगा। क्योंकि आगे की जितनी भी टर्म्स रहेगी वो इंग्लिश में रहेगी। और मैं आपको जो बायोलॉजी लेक्चर्स प्रोवाइड करवाऊंगी, तो बायोलॉजी है रट्टाफिकेशन का बोला जाता है कि बायोलॉजी बहुत रटने से याद होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बायोलॉजी को आप अच्छे से समझिए, डायग्रामेटिकली और फ्लो चार्ट से समझिए, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगी। और उसी के साथ में हम बात करें कि जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे नोट्स है वो प्रोवाइड रहेंगे, हिंदी मीडियम वालों को भी रहेंगे। मैं समझाने का जो तरीका है वो दोनों को साथ में लेते हुए चलूँगी। और जो भी नोट्स वगैरह रहेंगे, नोट्स या जो बोर्ड के पिक्चर्स वगैरह रहेंगे, तो मैं आपको टेलीग्राम अकाउंट रहेगा मेरा, टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो स्टार्टिंग में हम बेसिक से बात करते हैं कि बेसिक में जिसको साइंस को विज्ञान कहा जाता है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी आ रखा है, तो आप लोगों को ध्यान में आएगी बात कि साइंस जो वर्ड है, साइंस वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो साइंस वर्ड की जो ओरिजिन है वो लैटिन लैंग्वेज के साइंस्टिया वर्ड से हुई है। ये आपको सबको ध्यान में है कि लैटिन वर्ड के साइंस्टिया वर्ड से हुई है। अब ये लैटिन वर्ड ही क्यों यूज किया, यहाँ पे कोई और भी तो वर्ड यूज कर सकते थे, ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी से ले सकते थे, हिंदी डिक्शनरी से ले सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया।
ऐसा इसलिए नहीं किया कि लैटिन और जो ग्रीक लैंग्वेज है, क्योंकि आप लोग देखेंगे बहुत सारी साइंस के ऐसे टर्म्स है, सोशल साइंस के टर्म्स है, तो उनमें एक ही बात चलेगी कि भाई ये वर्ड लैटिन वर्ड से लिया हुआ है, ये वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है। तो क्या होता था कि जो लैटिन और ग्रीक वर्ड है, लैटिन और जो ग्रीक लैंग्वेज है, ये दोनों लैंग्वेज पुराने ज़माने में चला करती थी, और अभी जो करंट स्टेज है, तो करंट स्टेज में ये दोनों डेड लैंग्वेज बोली जाती है, मृत भाषाएं बोली जाती है। मृत भाषाएं बोली जाती है, और कहीं पे भी कोई भी खोज हो रही हो, हम लोग बात करें कि अमेरिका में भी साइंस है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, और हमारे भी यहाँ पे वही सेम टर्म चलती है। तो लेकिन होता क्या है, यदि कहीं पे भी कोई खोज हो रही है, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने साइंटिफिक नेम देखे होंगे, जैसे आप लोगों ने और नहीं तो पी का जरूर देखा होगा, क्योंकि अनुवांशिकी की आप लोगों ने पढ़ी है। जेनेटिक्स में हम लोग जो मटर यूज करते हैं, तो मटर का होता है पाइसम सटाइवम। अब पाइसम सटाइवम, जैसे मटर को हमने मटर बोल दिया, हिंदी है, और पी को जो अमेरिका वाले हैं उन्होंने इंग्लिश में बोल दिया, ठीक है, मान के चलो ये दोनों अलग अलग देश थे, अलग अलग लैंग्वेज यूज की। लेकिन जो हम यूनिवर्सल लैंग्वेज बोले कि यूनिवर्सल सब जगह जो बोला जाएगा वो क्या होगा, पाइसम सटाइवम। तो ये कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से आया। जो मैं आपको नामकरण पद्धति या नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पे ये सारे के सारे नाम मैं आपको बताऊंगी कि ये लैटिन लैंग्वेज के ये नाम रहेंगे, आपके जो साइंटिफिक नेम रहेंगे। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि हर एक वर्ड जो यूनिवर्सल बोला जाएगा वो कहाँ से आएगा, लैटिन लैंग्वेज या ग्रीक लैंग्वेज से। तो यहाँ पे जो साइंस के वर्ड है वो कहाँ से आया, लैटिन लैंग्वेज से। अब हम बात करें, हम लोगों ने 10th क्लास तक साइंस भी पढ़ी है और सोशल साइंस भी पढ़ी है। अब आप मेरे को ये डिफरेंस बताइए कि साइंस और सोशल साइंस में क्या डिफरेंस है। अब इसमें क्या होता है कि यदि हमने हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में कोई चीज जो हो चुकी, ठीक है, हो चुकी, वो वैसी की वैसी रहेगी, उसको हम बदल नहीं सकते, हमको एनी हाउ उसको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सोशल साइंस होगी। लेकिन साइंस है, साइंस ऐसी चीज है जो हिस्ट्री में हो, चाहे आने वाले कल में हो या अभी है। तो मैं आपसे कहूंगी कि भाई लीफ की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है कि लीफ इस स्ट्रक्चर की लीफ होगी, इसमें बीच में विंग पाई जाएगी, शिराएं पाई जाएगी। या मैं जिस भी चीज के लिए आपको बताऊं कि भाई आपका दिल है वो लेफ्ट साइड में धड़कता है, आपका दिमाग यहाँ होता है, आंखों से देख सकते हैं, आप मुंह से बात कर सकते हैं, मतलब हर एक जो चीज साइंस में क्या होता है, साइंस में हर एक चीज का प्रैक्टिकल किया जा सकता है। और मैं जो भी आपको चीज कहूंगी, क्योंकि आप लोग अपना माइंड सेट कर लीजिए, आप साइंस लेने वाले हैं तो आपको ये माइंड सेट करना पड़ेगा कि आपको टीचर यदि कोई भी बात करता है, ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकली कैच करने की कोशिश कीजिए। आप या थ्योरेटिकली रटते जाएंगे तो आप लोग इतना नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपसे कह दिया कि भाई लीव्स इस स्ट्रक्चर की है, आपकी आईज ऐसी होती है, आईज की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है, आपकी मसल्स किस टाइप से काम कर रही है, ठीक है, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बाइसेप्स बन रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं तो ट्राइसेप्स बन रहे हैं। हर एक चीज है उसको आप रिलेट करते हुए चलिए, खुद से रिलेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग साइंस में क्या देखेंगे, साइंस में जब मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में मैं आपको लिविंग थिंग्स पढ़ाऊंगी, जिसमें ह्यूमन बॉडी रहेगी, एनिमल्स रहेंगे या हमारे रहेंगे प्लांट्स। तो आपके पास में ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट है, आपके पास में बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स है, वो भी आपको मिल जाते हैं। ऐसे नहीं चीरा फाड़ा कर दो, उसका चीरा फाड़ा नहीं करना, आपको ध्यान में रखना है हर चीज को, ठीक है। उसके साथ में आपके पास में प्लांट्स रहेंगे तो आप हर चीज को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं उस चीज को। तो साइंस का मतलब क्या निकलता है कि हर एक चीज को जानना। तो साइंटिस्ट वगैरह ने क्या किया कि जो जानना वर्ड है, टू नो वर्ड है, ठीक है, टू नो या जानना वर्ड, इसको लैटिन डिक्शनरी में डाल के देखो कि भाई इससे क्या वर्ड ओरिजिन हो रहा है, तो इससे वर्ड ओरिजिन हुआ साइंस किया, और इसी से क्या बना दिया, साइंस बना दिया। तो आई होप आप लोगों को साइंस का ओरिजिन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो साइंस है, ठीक है, साइंस में हम लोग जो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आज तक आप लोग जो पढ़ते आए हैं वो क्या है कि स्पेसिफिक एंड जो सिस्टमैटिक नॉलेज है, हमारे नेचर से रिलेटेड स्पेसिफिक और जो सिस्टमैटिक नॉलेज है उसी को साइंस कहा जाता है। आप लोगों ने यही चीजें पढ़ रखी है। तो हम बात करें जो विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान है, किससे रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड। और नेचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन सब का आंसर है वो हम किस में देखते हैं, साइंस में देखते हैं। सही बात है, आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ी है वो डेफिनेशन आपको इसी टाइप से एज इट इज याद रखनी पड़ेगी। अब उसी टाइप से हम बात करें कि यहाँ पे जो ज्ञान वर्ड आ रहा है, नॉलेज वर्ड आ रहा है, कि भाई नॉलेज किस टाइप से हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि विज्ञान और ज्ञान
तो इसमें भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड साइंस। तो नॉलेज एंड साइंस की बात करें तो साइंस क्या है, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य का खोज, और उसके बाद में नॉलेज की बात करें तो फीलिंग ऑफ रियलिटी, जो सत्य की हमें जो फीलिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यदि ब्लब के माने कि ब्लब की खोज हुई है, ठीक है, तो ब्लब की खोज हुई है वो तो क्या है, साइंस है, ठीक है। और ब्लब को हम लोग देख पा रहे हैं, हमें लाइट फील हो रही है, तो वो क्या है, नॉलेज है, हम इसका नॉलेज ले पा रहे हैं कि ब्लब की लाइट हमें प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि साइंस और नॉलेज में क्या डिफरेंसेस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि साइंस की जो एक्चुअल डेफिनेशन रहेगी, जो आप लोगों को 11th क्लास में होंगी। 11th क्लास में क्या होता है, सडन आपका स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, कि जो चीजें हम लोग 10th क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास तक मैथ्स, साइंस, बायो, मतलब हर एक चीज है वो बहुत ही इजी वे तक चलती है, ठीक है। हम उसी के बेस पे हम क्या करते थे, 11th में चेंज करते थे। तो कुछ बच्चे हैं जो इस चीज को समझ जाते हैं कि भाई हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो वो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। और कई बच्चों को लगता है कि यार 10th तक पढ़ा है ना, बहुत ईजी है, आगे भी हम लोग कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। 11th में स्टैंडर्ड है वो आपका चेंज हो जाएगा, हर एक चीज का स्टैंडर्ड, हर एक सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों को बहुत माइन्यूटली पढ़ना है। और जो बच्चे इस साल है वो मजे करने की सोच रहे हैं, तो वो मजे करना भूल जाइए, क्योंकि क्या है कि आप लोगों को एक मतलब बहुत फ्री टाइम मिल रहा है, इस फ्री टाइम को यूटिलाइज कीजिए। यूटिलाइज इस टाइप से कि 11th क्लास है वो हर एक क्लास का, आने वाली जो इतनी भी क्लासेस रहेगी ना, MSc BEd तक बोलो, या हम नीट की तैयारी बोल रहे हैं तो MBBS तक बोलो, हर एक चीज का जो बेस है वो क्या है, आपके 11th क्लास है। जो लोग 11th क्लास बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे उनको आगे तक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 11th क्लास क्या है, बेसिक है हर एक सब्जेक्ट का। आपको फिजिक्स भी अच्छे से पढ़नी है, केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़नी है, और बायो भी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो उसके साथ में हम बात करें, साइंस इज द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी। क्या है साइंस, एक बौद्धिक और व्यवहारिक गतिविधि है, ठीक है। हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। साइंस इज द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी encompassing the systematic study of the structure and behavior of physical natural world through observation and experiment। जो इसमें बात नोट करने वाली चीज थी वो क्या थी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड के बारे में स्टडी कर पा रहे हैं, किसके अंदर, साइंस के अंदर। तो आप नॉर्मल से एक हिंदी में डेफिनेशन लिख सकते हैं कि विज्ञान है उसमें हम प्रयोगों और निरीक्षणों के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट है वो क्या इसमें मस्ट है। उसके बाद हम बात करें साइंटिफिक स्टेप्स की। साइंटिफिक स्टेप्स की बात करें, जो वैज्ञानिक किस टाइप से सोच के वो खोज करते हैं। अब जो साइंटिफिक स्टेप्स की बात करें कि जो वैज्ञानिक पद कौन से रहते हैं, तो उसमें हम बात करें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हमें उस चीज को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड डेवलपिंग थ्योरी। हाइपोथेसिस का मतलब हो गया अवधारणा का सूत्ररूपण, अवधारणा की परीक्षण और सिद्धांत का विकास। अब मैं इसमें आपको एक इजी सा एग्जांपल देती हूँ जो आपको डेली यूज में भी आपके समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि मैं एक रूम में बैठी हूँ शांति से, ठीक है, और अचानक से लाइट चली गई, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्व किया मैंने, ये चीज ऑब्जर्व की मैंने कि भाई लाइट जा चुकी, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन की जो क्वालिटी है वो हम लोग को गॉड गिफ्टेड मिली है, हमें भगवान ने देके भेजी है, ठीक है। इसके लिए जरूरी नहीं है हम साइंस पढ़े या हम लोग अनपढ़ रहे, दोनों को ये बात समझ में आती है कि हम लोग आराम से लाइट में बैठे थे और अचानक से लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, तो हर चीज ने क्या, हर एक ने क्या किया, उसका ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद में फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। अब हमारे दिमाग में क्या चलने लग जाएगा, हमारी आंखों ने देखा कि भाई अंधेरा हो गया, नर्व्स के थ्रू, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू मैसेज कहाँ गया, हमारे ब्रेन में। अब ब्रेन क्वेश्चंस फॉर्मेट करना शुरू कर देगा। क्वेश्चंस किस टाइप से बनेंगे, हो सकता है यार स्विच खराब हो गया होगा, हो सकता है कि बाहर अंधेरा हो गया होगा, हो सकता है कि फ्यूज उड़ गया होगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, ट्यूबलाइट खराब हो गई होगी, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं वो बन गए। तो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, तो ये चारों के चारों ऑप्शन हमारे दिमाग में बन चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है,
टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब उसका टेस्टिंग करना है, जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनके हमें आंसर सर्च करना है। आंसर सर्च में सबसे पहला जो आंसर था वो क्या था कि हम लोग जो ट्यूबलाइट है उसको चेक करेंगे। ट्यूबलाइट को हम लोगों ने देखा, ट्यूबलाइट है वो जल रही है नहीं जल रही, बल्ब को चेक करेंगे, ठीक है, फ्यूज को चेक करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब जहाँ पे हमारी सर्चिंग है वो रुक जाएगी, हमारी ट्यूबलाइट है वो वापस जल जाएगी, वही क्या होगी इसकी थ्योरी होगी, डेवलपिंग थ्योरी। जो मतलब उसका लास्ट में निष्कर्ष निकलता है, परिणाम निकलता है, तो उसका परिणाम वो उसके क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी, सिद्धांत बन जाएगा। तो इसी टाइप से इतनी साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हुए क्या होते हैं, सारे के सारे साइंटिस्ट है वो डिस्कवरी करते हैं। तो आप लोगों को ये चारों की चारों बात है वो ध्यान में रखनी है। ऑब्जर्वेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड डेवलपिंग थ्योरी, ठीक है। अब जहाँ पे आप लोग हिंदी मीडियम वाले हैं और यदि ये पढ़ रहे हैं कि भाई वर्ड्स हार्ड लग रहे हैं, तो मैंने आपको साथ में हिंदी भी प्रोवाइड की है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी लिखते हुए चलिए। अब इससे पहले क्या होगा कि मैं 11th का आपको सिलेबस डिस्कस करूंगी, उससे पहले मैं आपको प्रीफिक्स और सफिक्स समझाऊंगी। प्रीफिक्स और सफिक्स जो हमें साइंस लैंग्वेज में काम आएंगे, तो आप लोग भले चाहे डेली 10-10 मीनिंग है वो याद कीजिए, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि साइंस है, साइंस दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक तो रियल साइंस होती है और एक सूडो साइंस होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं वर्ड्स आपको बताऊंगी प्रीफिक्स और सफिक्स। जैसे हम बात करेंगे रियल, तो आपको वर्ड सुना हुआ है कि रियल साइंस होता है। अब सूडो साइंस क्या हो गया? सूडो के लिए यूज कर, सूडो है, फॉल्स साइंस भी तो बोल सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड जैसे जैसे हाई होता जाएगा तो फॉल्स नहीं बोल के यहाँ पे क्या कहा जाएगा, सूडो। तो फॉल्स का मतलब आपको पता है, सत्य। तो यहाँ पे क्या है, रियल साइंस जो एक्चुअल में साइंस है, और यहाँ पे क्या है, फॉल्स साइंस, सूडो साइंस। अब यहाँ रियल साइंस है, रियल साइंस किसके बेस्ट पे, किसके ऊपर बेस्ट है? थ्योरी के बेस्ट पे है। जो हम लोगों ने यहाँ देखा ना कि जो डेवलपिंग थ्योरी लिखी दी गई, वही थ्योरी इस पे यहाँ लागू होगी, ठीक है। उसके बाद में जो सूडो साइंस है वो किस पे बेस्ट है? पैराडिग्म पे बेस्ड है। पैराडिग्म का मतलब होता है अवधारणा। अब अवधारणाएं क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, लेकिन जो थ्योरी डेवलप होगी वो थ्योरी कभी भी चेंज नहीं होगी। थ्योरी किस टाइप से चेंज नहीं होगी वो मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे ये था कि मैं आपसे बात करूं कि ये चौक है, ठीक है, इस चौक को मैंने गिराया, तो चौक कहाँ आएगी? नीचे आएगी। आप गिरा के देख लो, वो कहाँ आएगी? नीचे आएगी। मतलब व्यक्ति चेंज हो जाए तो भी ये चीज नहीं बदलने वाली। फिर मैं स्थान की बात करूं कि मैं अभी क्लासरूम में गिराती हूँ फिर भी नीचे आ रही है, मैं जाके स्ट्रीट गली में जाके गिराऊंगी तो भी नीचे आएगी, ठीक है। मतलब हर जगह, कोई भी जगह चूज कर लो, दिल्ली मुंबई चूज कर लो, ठीक है, तो वहां पे क्या आएगी? नीचे ही आएगी, ठीक है। ग्रेविटी का लॉ आप लोगों ने सबने देखा हुआ है। उसके बाद हम बात करें कि टाइम चेंज कर सकते हो, चाहे अभी आप गिरा के देख लो, चाहे आप 2 घंटे बाद में मेरा वीडियो देख रहे हो, उस टाइम गिरा के देख लो, आने का है नीचे। तो चाहे पर्सन चेंज हो जाए, चाहे उसकी जगह चेंज हो जाए, चाहे उसका टाइम चेंज हो जाए, उसके साथ में ये चीज नहीं बदलने वाली। तो ये क्या है यहाँ पे? रियल साइंस है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अनचेंज्ड रियलिटी को चेंज कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे देखिए, जो पैराडिग्म बेस्ड है वो क्या रहेगी? चेंजिंग रियलिटी, जो चेंज होती रहेगी। तो हम लोग सोशल वर्क के आगे भी तो साइंस पढ़ते हैं, सामाजिक में, तो ये हो गई सोशल साइंस। सोशल साइंस के जो पार्ट्स थे, जिसमें हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जिसके अंदर पॉलिटिकल पढ़ते हैं और सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, तो ये क्या होती है? चेंज होती रहती है। लेकिन हम लोग बात करें कि जो मैंने अभी आपसे ये एग्जाम्पल बताया, तो ये क्या होगा? कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जो अनचेंज रियलिटी है, इसमें हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। आज मैं आपको साइंस पढ़ा रही हूँ, बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिविंग और नॉन लिविंग की बात करें, तो नॉन लिविंग में आप लोग देखेंगे फिजिकल थिंग्स और केमिकल थिंग्स। फिजिकल थिंग्स और केमिकल थिंग्स भी, फिजिकल थिंग्स में भी हम पीएच और हम लोग जो बहुत सारी सॉइल्स के बारे में, हम लोग हर एक चीज़ के बारे में, जो फिजिकल चीज़ें हैं उनके बारे में जो स्टडी करेंगे। फोर्स वगैरह आप लोगों ने देखा है, फोर्स, एनर्जी, तो ये सब चीज़ें क्या है जो इनके थ्योरी बन चुकी, उन थ्योरीज को आप हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ें हमें यहाँ पे एज इट इज पढ़नी पड़ेगी। फिर केमिकल्स की बात करें तो बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस हो गई, ये सारी चीज़ें जो डिस्कवर्ड हो चुकी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमारी बॉडी के अंदर चलने वाली, प्लांट्स की बॉडी के अंदर चलने वाली जो केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस रहेगी, उपापचय दर रहेगी, तो वो सब चीज़ें क्या रहेगी? एज इट इज रहेगी। तो उन्हीं सब चीज़ों की स्टडी है वो हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? नॉन लिविंग में पढ़ने वाले हैं। और जो लिविंग की बात करें तो लिविंग में क्या रहेगा? हम लोग बायोलॉजी देखेंगे, और बायोलॉजी की भी हम डेफिनेशन देखेंगे। बायोलॉजी है वो फिजिकल और केमिकल दोनों एनवायरनमेंट से इफेक्ट होती है, वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।
आज आप लोग देखिए कि बायोलॉजी में हम लोग जो नॉर्मली लिविंग थिंग्स लेते हैं वो दो ही कैटेगरी में डिवाइड होती है, एक तो एनिमल्स और एक प्लांट्स। तो एनिमल्स है, हम लोग भी किसमें आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। तो हम लोग की स्टडी है वो किसमें आएगी, जूलॉजी में। उसके बाद में प्लांट्स है, तो प्लांट्स की स्टडी किसमें आएगी, बॉटनी में। जूलॉजी को कहा जाता है जंतु विज्ञान और बॉटनी को कहा जाता है यहाँ वनस्पति विज्ञान। ये हमारे यहाँ पे बायोलॉजी के दो मेजर ब्रांचेस रहेगी जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी की ब्रांचेस तो अथाह है, मतलब हर एक टॉपिक में हमें 10-10 ब्रांचेस देखने के लिए मिल सकती है। तो जो ब्रांचेस है वो अथाह होगी इसमें। तो आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पे साइंस में, ठीक है, तो आप इस टाइप से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे ये पिक्चर है वो अवेलेबल करवा दूंगी कि आपको जिस टाइप से मैंने आपको समझाया उसी टाइप से आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए 11th वाले भी, और काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहा है सिलेबस अगस्त में, पर कोई ना, आपको ईजी रहेगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।